Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Currently we are in chapter number 9, Money Market and Capital Market. In the previous lecture, we have learned that money market is a short-term market and capital market is a medium-term and long-term market. Let us move on towards the textbook on page number 84. Last concept what we have taken was credit creation. और क्रेडिट क्रिएशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन. So in this current example we have three bank in front of us: Kotak Bank, HDFC Bank and Canara Bank. एक डिपॉजिटर है, ये डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है. मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं, से अबाउट 1 लाख रुपीज. इसने 1 लाख रुपीज क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया. अभी हमें पता है कि जो भी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसमें से कुछ रिजर्व अमाउंट, जिसे हम CRR कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे कुछ रेशियो होते हैं जो RBI के साथ मेंटेन करने होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने RBI बैंक है. तो हम एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि ये सब मिलाकर के 10% है. कितना है? 10%. तो ये जो 1 लाख रुपीस इस पर्सन ने डिपॉजिट किया है कोटक बैंक के अंदर, उसमें से 10%, तो 10% कितना हो जाएगा? 10,000. सो 10,000 किसके पास चला गया? RBI के पास. सो 1 लाख माइनस 10,000. अब कोटक के पास कितना बचा है? 90,000. ठीक है, अब कोटक क्या करेगा? ये जो 90,000 का वैल्यू है, कोटक बैंक के पास पावर है कि ये 90,000 वो किसी को लोन दे सकता है, किसी को लोन दे सकता है. ठीक है, तो उसके लिए सपोज किसी व्यक्ति को लोन चाहिए, ये जो पर्सन है ही वांट लोन. ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से लोन अकाउंट खुलेगा. क्या खुलेगा? लोन अकाउंट. तो यहां पर सपोज इस व्यक्ति को कोटक बैंक 90,000 रुपीज का लोन ऑफर कर रही है. तो ये जो लोन अकाउंट है ये व्यक्ति कोटक बैंक में रखे या किसी और बैंक में ओपन करे. ठीक है ना. तो एग्जांपल, इसने ये अमाउंट लिया और इसने इसको नेक्स्ट इसका जो बैंक है HDFC, उसमें डिपॉजिट किया. तो नेक्स्ट बैंक में अब कितना आ गया? वहां पर 90,000. अगेन 90,000 का जो 10% है वो कौन ले लेगा? RBI. दैट इज 9,000. 9,000 जो है RBI के पास चला गया और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा HDFC बैंक के पास, 90,000 माइनस 9,000, दैट इज 81,000. अब जो HDFC बैंक है वो 81,000 का लोन ग्रांट कर सकती है. तो अगेन HDFC ने ये जो 80,000 है किसी को लोन दिया, है ना, जो भी कोई पर्सन है. तो ये पर्सन को 81,000 का लोन दिया है एज अ लोन अकाउंट, और उसमें से ये व्यक्ति क्या करेगा? ये 81,000 अपने बैंक में जमा करेगा जैसा उसको यूटिलाइज करना है. तो जब यहां पर 81,000 आएगा, अगेन
कैनरा बैंक भी क्या करेगा, उसमें से जो 10% का वैल्यू है, हाँ 8,100, वो आरबीआई को सुपुर्द कर देगा, दे देगा। सो 81,000 माइनस 8,100, 72,900, ये वैल्यू बचता है लास्ट में लोन देने के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पहले सिर्फ 1 लाख रुपीज था हमारे पास, हाउ मच वी हैड अर्लियर, 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख को फिर अगेन 90,000 और 81,000 के रूप में दिया गया। ठीक है, तो टोटल लोन जो दिया गया है ना, 1 लाख आया था, और लोन कितना दिया गया है हम अगर कैलकुलेट करें तो उसमें 90,000 आ जाएगा, प्लस 81,000 प्लस 72,900, इतना लोन दिया गया है 1 लाख रुपीज में से, इजंट इट। तो अगर हम इसका टोटल लें, 90,000 प्लस 81,000 प्लस 72,900, सो 2,43,900 का इसमें से क्रिएशन हुआ, इसमें से क्रिएशन हुआ, गेटिंग इट। और फंड सेम है, उसी पेमेंट में से आप चेक करेंगे तो आरबीआई को भी पहले 10,000 गया, फिर 9,000 गया, फिर 8,100 गया, मतलब सब तो उसी पेमेंट में से जा रहा है। सो एक्चुअली हमारे पास है कितना, वी हैव ओनली 1 लाख, और उसी को रोल करते करते एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, एक्स्ट्रा मनी हमें इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली है क्या, नहीं, एक्चुअली सिर्फ कितना है, 1 लाख रुपीज है। इसी कमर्शियल बैंक के वर्क को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट क्रिएशन। सो लेट अस नाउ रीड द थियरी पार्ट। Credit creation is an important function of commercial banks. Commercial banks are creator of credit. हमने जैसा एग्जांपल में देखा कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट क्रिएट होते होते मोर देन 2 लाख रुपीज तक उसका लोन चला गया, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, अब ये टाइम डिपॉजिट का मतलब जो टर्म डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको टाइम डिपॉजिट बोला गया है। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट का बताते हैं। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो भी सीआरआर रिजर्व हो या एसएलआर का रिजर्व हो, उसको मीट करने के बाद जो भी पैसा बचता है आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, द बैलेंस अमाउंट इज यूज्ड फॉर गिविंग लोन, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो लोन देने के काम आता है। 10 सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन गिवन बाय द बैंक, बैंक ने जो लोन दिया है उससे वो सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। जब जैसे हमने देखा कि कोटक बैंक से जो पैसा मिला था उससे एचडीएफसी बैंक ने फिर लोन दिया, उसके बाद फिर लास्ट में जो बैंक था कैनरा बैंक, उसने भी लोन दिया। फॉर इंस्टेंस व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन टू इट्स कस्टमर, the loan amount is credited into the bank account of the customer, customer के बैंक अकाउंट में वो लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। the bank that receives the loan amount as the deposit keep aside a certain portion in the form of reserve, तो वो कुछ पोर्शन उसका रिजर्व के रूप में रखती है। आप भी देखिए, आप जो भी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ना, तो आपके ऊपर एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रहता है, उससे नीचे बैलेंस नहीं जाना चाहिए, तो वो पैसा हमेशा बैंक के पास रहता है। से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, तो ये लोग 10,000 रुपीज रखते हैं। कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो लोग भी 2,000 3,000 रुपीज रखते हैं, कुछ बैंक 5,000 रुपीज रखते हैं। तो वो कैसा होता है, वो एक फिक्स अमाउंट रहता है जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम मिनिमम बैलेंस बोलते हैं। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट, तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है रिजर्व में डालने के बाद वो बैंक क्या करती है, लोन के रूप में देती है। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन दी कंट्री, तो पूरी कंट्री में एंटायर बैंकिंग सिस्टम ये सिस्टम फॉलो करती है, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, और इससे क्या क्रिएट होता है, क्रेडिट क्रिएट होता है। इन शॉर्ट, कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट आउट ऑफ द लोन्स गिवन, देयर बाय लीडिंग टू क्रेडिट क्रिएशन।
अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, पेयर द लोगोज गिवन विद देयर रिस्पेक्टिव बैंक एज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। तो यहाँ पर लोगो सर्च करने की बात की गई है कि आपको ऐसा कुछ पहचान में आता होगा। फॉर एग्जांपल देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको ये लोगो ध्यान में आता है ना। उसके बाद ये वाला जो लोगो है वो एक्सिस बैंक का है, ये वाला जो लोगो है वो यूनियन बैंक का है, ये वाला जो लोगो है वो HDFC बैंक का है, ये वाला जो लोगो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है वो किसका हो गया, HSBC या HSBC का ये रह गया। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। आपने बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक सुने होंगे, ठीक है। तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक का नाम मुझे बताइए। सो उसमें अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक आ गया, मॉडल कोऑपरेटिव बैंक आ गया, थाने या भारत कोऑपरेटिव बैंक। तो जो भी बैंक के आगे कोऑपरेटिव बैंक ऐसा वर्ड लिखा है वो हम समझेंगे कि वो कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनहांसमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। तो पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट था, उसके एनहांसमेंट से हमको कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई दिखती है ऑफ 1904। कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब एक हिसाब से जो कमर्शियल बैंक एफर्ट लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक उसमें हेल्प करते हैं, उनके स्कोप को एक्सटेंड करते हैं बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो जो लोकल पॉपुलेशन की नीड है उसको कोऑपरेटिव बैंक हैंडल करते हैं। इट फुलफिल्स द बैंकिंग नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। तो कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर जो स्मॉल और मीडियम इनकम ग्रुप वाले होते हैं वो उसमें अकाउंट ओपन करते हैं। बट इन रियलिटी आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कोऑपरेटिव बैंक में अपने अमाउंट को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आरबीआई के जो रेगुलेशन है वो कोऑपरेटिव बैंक पे थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होता है, बट कोऑपरेटिव बैंक पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं। तो कभी कभी इनकम को छुपाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक का सहारा लिया जाता है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये अलग अलग लेवल हमको बता दिए, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल के। आप देखिए यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो एपेक्स बैंक है, मतलब जो टॉप लेवल का बैंक है, उसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक होता है और फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ये होती हैं। नाउ पॉइंट नंबर डी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFIs। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो आपको यहां से मिलेगी। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर। इनका मेन फोकस का एरिया इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल है और भी जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन of India, IFCI, was the first development financial institute to be established in 1948। तो इसमें जैसे हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि फर्स्ट टाइम कब ओपन हुआ था, ठीक है। So let us read. Development financial institution has diversified their operation with the advent of liberalization and globalization. What does it mean? यहाँ पर जब हमने बात किया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसने जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है ना, और इंडिया में ये दौर कब आया? आफ्टर 1991, जब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की, तो उसमें ही लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। सो दे हैव सेट अप सब्सिडरीज टू
ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया, अपने सब्सिडरीज को न्यू प्रोडक्ट के रेंज के थ्रू स्प्रेड किया, सच एज कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, ई कॉमर्स एटसेट्रा। तो ये कुछ हम देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब न्यू प्रोडक्ट के साथ में वो मार्केट में लॉन्च किया और जिसका जैसा नीड था उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, लोन कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, कमर्शियल बैंकिंग ये तो हमने रीड किया इसके पहले ही। कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर्स को जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। देन कहीं कहीं पर हम लोग ब्रोकिंग यूज करते हैं, जैसे मनी वगैरह एक्सचेंज करने में जो ब्रोकरेज वगैरह हम चार्ज करते हैं अकॉर्डिंगली। फिर वेंचर कैपिटल फाइनेंस, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्क या कोई पर्टिकुलर जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो हम करते हैं। तो वेंचर कैपिटल मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब या कोई पर्टिकुलर वर्क वेंचर स्टार्ट करना है, उसके लिए जो बेस कैपिटल चाहिए वो बैंक प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस दैट यू ऑलरेडी नो, ई कॉमर्स ये भी आपको पता है। ठीक है, दस development finance institutions are in the process of converting themselves into universal bank। तो ये जो बैंक है उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया। RBI has issued guidelines for development financial institution to become commercial bank. For example, ICICI Industrial Credit and Investment Corporation of India has become a universal bank by reverse merger with its subsidiary ICICI Bank। तो यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ICICI है ना, हैज बिकम अ यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक बन गया कैसे, बाय अ रिवर्स मर्जर विथ इट्स सब्सिडरी ICICI बैंक। जो ICICI बैंक है उसके साथ में उसने क्या कर लिया, रिवर्स मर्जर, उसके साथ मर्ज हो गई और एक यूनिवर्सल बैंक बन गई। अब यूनिवर्सल बैंक का मतलब जो सारी फैसिलिटीज एक छत के नीचे प्रोवाइड करता है आपको, वहां पर आप मनी को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, आपको वहां पर शॉर्ट टर्म लोन से जो लॉन्ग टर्म लोन है वो सारी फैसिलिटीज वहां से मिलेंगी, और भी जो ब्रोकिंग का है, वेंचर कैपिटल है, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऐसे बैंक को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बैंक। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर ई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। नाम से ही क्या पता चलता है, यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, सो दिस डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI वाज सेट अप इन 1988 as the money market institution based on the recommendation of the Vogel committee। तो वोगुल कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके बेसिस पे इसे स्टार्ट किया गया। इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय द RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, DFHL। तो क्या मायने होता है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का मीनिंग है कि रेडिली अवेलेबल कैश। आपका इंस्ट्रूमेंट आप कभी भी मार्केट में सेल कर सकते हो, मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू परचेज योर इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज or it is some types of treasury bill or any kind of money receipt, short term जो भी होगा है ना, promissory note है, जब आप बेचना चाहो तब आप बेच करके अपने पैसे ले सकते हो। हालांकि उसके ऊपर क्या काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। जैसे हम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जैसे बिल हम डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक अपना कुछ अमाउंट चार्ज करती है, सिमिलरली जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जैसे कॉल मनी होता है उसे हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो उसके अंदर वो क्या चार्ज करेगी, डिस्काउंट। ठीक है, सो नाउ कम्स द अदर पार्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विच सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसके अंदर सिस्टमैटिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है। कैसी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक, उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The unorganized money market in India comprises of indigenous banker। कैसे बैंकर, indigenous bankers, money lenders,
एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऐसे लोग जो पैसे में डील तो करते हैं बट उसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उनको गवर्न करने वाली कोई बड़ी पार्टी नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें आपके कौन आ गए, मनी लेंडर, जो साहूकार होते हैं ना नेटिव प्लेस में, आपके रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में, है ना। आपने कई बार सुने होंगे कि जो जमींदार होते हैं या जो साहूकार होते हैं वो क्या करते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मनी मार्केट में कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। बहुत जगह पर उनको मुनीम के नाम से, मुंशी के नाम से, ऐसे नाम से जाना जाता है, साहूकार के नाम से जाना जाता है। The activities of the unorganized money market are largely confined to the rural areas. तो यहाँ पर इंडिकेट भी किया है कि ज्यादातर ये जो मार्केट चलता है कहाँ चलता है, रूरल एरियाज में चलता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिजीनियस बैंकर्स, दे आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बिचौलिए, एक जगह से पैसा लेकर के दूसरे जगह देने का काम करेंगे, ठीक है। सो दे आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शन सिमिलर टू द बैंक। काम कैसे करेंगे, बैंक के जैसे ही करेंगे। They mostly deal in indigenous short-term credit instruments such as हुंडी। तो हुंडी टाइप का एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, डील करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब यहाँ पर मार्केट टू मार्केट डिफर करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो सकता है कहीं पर कम होगा। इंडिजीनियस बैंकर्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू सर्टन सोशल स्ट्राटा। तो कुछ सोशल स्ट्राटास मतलब कुछ समुदाय के टाइप के जो जगहें होती हैं वहां पर इस टाइप के बैंक्स चलते हैं। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक्ड एरियाज, जहां पर बैंक काम नहीं करते या जहां तक बैंक की पहुंच नहीं होती है, ऐसे जगह पर इस टाइप के बैंक काम करते हैं। एंड प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो हुंडी आपने कई बार सुना होगा लोकल लैंग्वेज में, जो हुंडी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिजीनियस बैंक इसको कहते हैं। सेकंड वन, मनी लेंडर्स, दे मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस। तो रूरल एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर मनी लेंडर के साथ में यही प्रॉब्लम होता है कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। तो आपको फार्मिंग के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के चाहिए, या आपको एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, हाउस बिल्डिंग के लिए चाहिए, घर में बेटा या बेटी की शादी के लिए चाहिए, चाहे वो प्रोडक्टिव वर्क हो या वो अनप्रोडक्टिव वर्क हो, दोनों टाइप के वर्क के लिए आपको मनी लेंडर्स पैसा देते हैं। एग्रीकल्चरल laborers, small and marginal farmers, artisans, small traders, etc. usually borrow money from the money lenders. तो साहूकार से कोई पैसा क्यों लेता है, बहुत आसान होता है, आप अपनी बात बता दीजिए, साहूकार सब अरेंज करके आपकी बात समझ करके आपको ब्याज लगा करके पैसा दे देगा। मतलब पेपर वर्क फॉर्मेलिटी बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है कि नहीं। उसने अपने बुक में लिख दिया, आपकी सिग्नेचर ले ली, या कोई एग्रीमेंट के पेपर पे आपकी साइन ले ली, बात खत्म हो गई। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स है, इलिटरेट पर्सन है, स्मॉल ट्रेडर्स है, वो डायरेक्टली जाकर के मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। एट प्रेजेंट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मनी लेंडर्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई ड्यू टू देयर एक्सप्लोटेटिव टेंडेंसी। तो आज की तारीख में मनी लेंडर्स को क्या किया गया है, रेगुलेट करने के लिए उनकी सारी एक्टिविटीज को बैन किया गया है। प्रेजेंट सिस्टम की यहाँ पर बात की, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो एक्सप्लॉइटेटिव होता है। मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर वो शोषण करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अगर बाप ने लोन ले लिया और बाप लोन ना भर पाया और मर गया, तो उसका लोन कौन भर रहा है, बेटा भर रहा है। तो 7 पुश्ते लोन भरने भरते ही निकल जाती है, और उनमें उनका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, कभी कभी जो इलिटरेट पर्सन होते हैं वो उनसे जो उनकी पूंजी थी, जो उनका प्रिंसिपल था, उससे कई ज्यादा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो कलेक्ट कर चुके होते हैं, फिर भी वो उनका पीछा छोड़ते नहीं है। तो इस तरह तरीके का बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन देखा गया। तो करंटली आरबीआई ने उनकी एक्टिविटीज को क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। थर्ड वन इज अनरेगुलेटेड नॉन बैंक
फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया, नॉन बैंक। तो एक्चुअली ये बैंक नहीं है। बैंक हम किसको बोलते हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोन देने के लिए, उसको हम बोलते हैं बैंक। बट इसको क्या बोला गया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जो नॉन बैंकिंग है। दे इंक्लूड चिट फंड्स। अभी आपने बहुत बार नाम सुना होगा बीसी, है ना, बिजनेस चिट फंड का। जो आपके भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या आपके भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं बीसी का अमाउंट पे करते होंगे, जो मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है। आफ्टर पेइंग 15 to 20 इंस्टॉलमेंट आफ्टर ईयर और 15 और 20 मंथ्स, वो जो अमाउंट कलेक्ट होता है आपको वो मिलता है। और इन बिटवीन अगर आपको जरूरत है तो आप पूरा फंड एक साथ विड्रॉ कर सकते हो, उसको बोला जाता है बीसी या बिजनेस चिट फंड। ठीक है। तो जब हम बीसी की बात करते हैं तो एक्चुअली बीसी बहुत अट्रैक्टिव टेक्निक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ हमारे मेंबर्स हैं, सपोज हमने ये 10 मेंबर्स ले लिए, ठीक है। अब ये 10 मेंबर्स क्या करेंगे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट से 5,000 रुपीज पर मंथ एवरी पर्सन पे करेगा, ठीक है ना। तो 5,000 रुपीज यहाँ पर अगर 10 पर्सन देंगे तो 1 मंथ में कितना कलेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ में 50,000 रुपीज कलेक्ट हुआ। सेकेंड मंथ में ऐसे ही और 50,000 रुपीज आ जाएगा, तो कितना कलेक्ट हो गया, 1 लाख। और ऐसे ही हर पर्सन हर महीने कितना देता रहेगा, 5,000 रुपीज देता रहेगा। अब क्या होता है, इसके अंदर हर बार एक फिक्स्ड डेट को बोली लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ही इज इन द नीड्स ऑफ फंड, इसको पैसों की जरूरत है। और यहाँ पर हमारे पास आफ्टर 2 मंथ्स कितना अमाउंट जमा हो गया है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपीज जमा हो गया। तो ये पर्सन बोलेगा एक काम करो, ये जो 1 लाख रुपीज है ना, आप मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। तो इसमें से सिर्फ वो अकेला नहीं है, ये वाला पर्सन बोलेगा भाई मुझे भी जरूरत है, मुझे दे दो, ये बोलेगा मुझे भी जरूरत है। तो उसमें क्या लगाया जाता है, बोली लगाया जाता है। एक ऑप्शन होता है कि चलो आप बोलो कि आप 1 लाख के ऊपर कितना और अमाउंट दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति ने बोला मैं 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। इसने बोला नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। इसने बोला नहीं, मैं 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। मतलब इसने कबूल किया कि एट द एंड ये 1,05,000 रुपीज रिटर्न करेगा। तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, है कि नहीं। अब ये जो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए हैं, है ना, ये बाकी के जो ये 10 लोग हैं ना, ये 10 के 10 में वो 5,000 रुपीज एट द एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गेटिंग इट। तो ऐसे क्या होता है, फिर बोली लगाई जाती है, जो भी पैसा जमा होता है उसका ऑक्शन होता है और फिर वो अमाउंट रिलीज किया जाता है। और जब पूरा एंड हो जाएगा, है ना, और तब तक क्या होगा, हर महीने आपके पैसे आते रहेंगे। इवन जिसने लोन लिया है वो भी क्या करेगा, इसमें कंट्रीब्यूट करता रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट में इसने जो पैसा उठाया था, सबसे ज्यादा पैसा इसको ही देना है। उसने 1 लाख रुपीज लिया था तो उसके ऊपर उसको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। और वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो बाकी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीके से ये बिजनेस फंड को चलाया जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के रूप में देख सकते हैं। अंडर चिट फंड्स मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। देखो यहाँ पर यही वो बता रहे हैं कि ये जो मेंबर्स थे, 10 मेंबर मैंने एग्जांपल लिया था, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा फंड आएगा। तो यहाँ पर ये जो 10 मेंबर है, ये रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिड्स और ड्रॉज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। तो यहाँ पर ऑक्शन होता है, बिडिंग होता है, या लॉटरी निकाली जाती है। सबके नाम की लॉटरी निकाली जाती है कि किसको पैसा उठाना है। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन टू द चूजन मेंबर। जो मेंबर को हमने सिलेक्ट किया उसको पूरा कलेक्टेड फंड दे दिया जाएगा। चिट फंड मोस्टली ऑपरेट इन केरला एंड तमिलनाडु। तो ज्यादातर वहां पर बहुत चलता है, मुंबई में भी चलता है, ऐसा नहीं है। निधि इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी म्यूचुअल बेनिफिट फंड
थ्राइविंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। तो इसी टाइप को हम निधि फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निधि फंड। इसी के बेसिस पे होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऑक्शन एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है। आप जैसे देखिए पदपेढ़ी जैसा होता है ना, तो उसको हम निधि बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो मेंबर्स बने हैं वो लोग पैसा जमा करते हैं और उसका एक बेसिक इंटरेस्ट रखा जाता है, फॉर एग्जांपल 5% और 6%। तो हम में से कोई जरूरतमंद रहेगा तो उसको 5 या 6% पे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज। तो लास्ट वाला कौन सा कंपनी है? लोन कंपनी। तो उनको क्या बोला जाएगा? फाइनेंस कंपनी। दे प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इनको ये क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। बीइंग अनरेगुलेटेड दे चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो ये क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने मेंबर से या जो लोन लेते हैं उनसे। तो देखिए यहाँ पर मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। पहला है कॉल और नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट आपको पता है कि जब डिमांड किया जाएगा तब आपको देना पड़ेगा। व्हेन मनी इज बोरोड ऑन और लैंड फॉर अ डे, मतलब एक दिन के लिए क्या किया गया है? या तो आपने बोरो किया या तो आपने उधारी दी है। इट इज नोन एज कॉल मनी, कॉल या ओवरनाइट मनी। ठीक है। व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर मोर देन अ डे अप टू 14 डेज इट इज नोन एज नोटिस मनी। तो यहाँ पर पीरियड के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। एक दिन का आपने लोन दिया है तो उसको कॉल मनी बोलेंगे, और 14 दिन का अगर पीरियड है, मतलब 2 दिन से 14 दिन के बीच का पीरियड है, 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज, उसको क्या बोलेंगे? नोटिस मनी। इस पे भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है। उसके बाद है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जो आरबीआई शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लॉन्च करती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। किसको, किसके लिए लॉन्च करती है? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट बोलती है हमें पैसे का जरूरत है, आप फंड हमें क्रिएट करके दो, तो आरबीआई क्या करेगी? ट्रेजरी बिल मार्केट में लॉन्च करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी शॉर्टफॉल होता है थोड़े पीरियड के लिए, से अबाउट 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए, तो ट्रेजरी बिल को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ये कौन सा टाइप होता है? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, मतलब इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो ये नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, आप इसको बेच सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, और इसका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, they are the unsecured negotiable instrument in bearer form issued by the commercial bank and development financial institution। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब आपका जैसा पब्लिक डिपॉजिट होता है वैसे बैंक में आप एक डिपॉजिट रखते हो जो अनसिक्योर्ड है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी कोई चार्ज और एसेट आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो बस सर्टिफिकेट मिलता है आपको। And then we have commercial bills. They are short term negotiable and self liquidating instrument with low risk। तो कमर्शियल बिल क्या हो गया? हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसी को कमर्शियल बिल बोला गया है। तो ये कुछ टाइप हो गए हमने देखे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस इज रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। अभी स्पेसिफिकली मनी मार्केट का रोल इंडिया में कैसा है उसको देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर। तो मनी मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि बोरोवर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अभी सपोज आपको फंड चाहिए, तो क्यों चाहिए? हो सकता है आपको कोई एसेट परचेस करना है, दैट कैन बी अ मशीनरी, और आपको कोई घर चाहिए, है ना, हाउसिंग फाइनेंस चाहिए, व्हीकल फाइनेंस चाहिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या आपको डेली रूटीन को रन करने के लिए अमाउंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट मनी बोरो करने की अलग अलग हो सकती है। सो इसकी वजह से यहाँ पर मनी मार्केट का रोल आ जाता है, जहां पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है बोरोवर की, है ना, डेली रूटीन के लिए
शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन ईयर, 1 साल से कम के पीरियड के लिए अगर आपको लोन चाहिए, दैट मीन्स यू विल फोकस ऑन मनी मार्केट. So money market provides reasonable access for meeting the short-term financial needs of the borrower at realistic prices. Realistic prices मतलब सही दाम पर आपको लोन मिलेगा. ठीक है, कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म लोन. नंबर 2, लिक्विडिटी मैनेजमेंट. लिक्विडिटी मैनेजमेंट. मनी मार्केट इज अ डायनामिक मार्केट. हमेशा यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन बदलती रहती है. It facilitates better management of liquidity and money in the economy by the monetary authority. तो इसकी वजह से क्या होता है, मनी की लिक्विडिटी का बेटर मैनेजमेंट होता है. दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द मनी. क्या होता है, जहां पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा हम वहां पर लोन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे. इसकी वजह से मनी की वैल्यू बनी रहती है और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है. तो क्या होता है, एक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है इसकी वजह से और कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना. जैसा जिसका रिक्वायरमेंट है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुरंत उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है. सो शॉर्ट टर्म मार्केट हमेशा अवेलेबल है, जब आपको चाहिए तब आपको पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं. तो ये कितनी अच्छी चीज है कि जो बिजनेसमैन है उसको अर्जेंट नीड ऑफ मनी है तो तुरंत जाकर के वो तुरंत का तुरंत मनी मार्केट से अपने फंड को क्रिएट कर सकता है. नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो होता क्या है, आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस फंड है, आप उसको वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, उसे हम बोलते हैं क्रिएट करना पोर्टफोलियो. So money market deals with different types of financial instruments that are designed to suit the risk and return preferences of the investor. इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है डिफरेंट टाइप्स के साथ में, ताकि वो जो सामने वाले का नीड है, उसका जो रिस्क एंड रिटर्न का पैटर्न है उसको सूट कर सके. वो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो उस तरीके का आपको मनी मार्केट मिलेगा. कम रिस्क लेना चाहता है तो उस तरीके का मिलेगा. दिस एनेबल द इन्वेस्टर टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट विच इन टर्न्स हेल्प इन मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न. तो इसके बदौलत हम अपने रिस्क को कम या ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है ना. तो कम रिस्क पे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो. नंबर 4, इक्विलिब्रेटिंग mechanism. Equilibrating mechanism through rational allocation of the resources and mobilization of the savings into investment channels, money market helps to establish equilibrium between the demand for the supply of short term fund. जिसको पैसा चाहिए हम सिर्फ वहां पर देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसमें किसी का कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वो नहीं चेक करते, है ना. उसका पेमेंट कैपेसिटी चेक करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाना है वो चेक करते हैं. तो हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? मनी मार्केट की. सो थ्रू रैशनल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का रैशनल अलोकेशन मतलब जैसा होना चाहिए वैसा, and mobilization of the saving into investment channel, money market helps to establish equilibrium between the demand for the and supply of the short term fund. तो डिमांड और सप्लाई को क्या करता है? बनाए रखता है. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी जब पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म, जैसे हमने देखा ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, तो कभी कभी गवर्नमेंट भी मनी मार्केट का हेल्प लेती है. गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल. तो गवर्नमेंट के भी कभी शॉर्ट टर्म मनी का रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को है तो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट भी इससे हेल्प लेती है. नंबर 6, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी मनी मार्केट के थ्रू होता है. मॉनिटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक. कौन इंप्लीमेंट करता है? सेंट्रल बैंक. इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. तो क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है, कितना मैनेज करना है, ये सेंट्रल बैंक का काम है. किसका काम है? सेंट्रल. कौन सी क्वांटिटी की बात करें? क्वांटिटी ऑफ मनी,
कितना वॉल्यूम ऑफ मनी प्रिंट करना है, उसका सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, इट्स ऑल डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, सो मीट द रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एंड टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पर मॉनिटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। A well-developed money market ensures successful implementation of the monetary policy। अगर हम कहें कि कोई मनी मार्केट वेल डेवलप है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। It guides the central bank in developing an appropriate interest policy। तो सेंट्रल बैंक को गाइड किया जाता है कि कैसे आप बेस्ट इंटरेस्ट पॉलिसी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 7, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। इकोनोमाइजेस का मतलब क्या होता है, मनी मार्केट डील्स विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट डील करता है जो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। देखिए, मनी हम लोग क्या यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी की जगह दूसरा कोई पैटर्न अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर सकें तो वो भी हमें मनी मार्केट प्रोवाइड करता है, एंड नॉट एक्चुअल मनी, दस इट इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। तो कैश के यूज को वो क्या करता है, इकोनोमाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वहां से डिराइव करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर देते हो जो शॉर्ट टर्म है ना, क्रेडिट का जो बिल है आपको 1 मंथ के अंदर पे करना होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मनी मार्केट। तो इसकी वजह से एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, और हमारे लिए कैश और सस्ता हो गया। इवन अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया तो आपको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत होती नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ फ्री लोन फॉर अ मंथ। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मनी मार्केट फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मनी मार्केट में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर हु आर इन अर्जेंट नीड्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। जो अर्जेंट नीड में शॉर्ट टर्म फंड के, उनके लिए ये बिल को डिस्काउंट करके देता है। इट also provides working capital for agricultural and small scale industry। तो एग्रीकल्चर के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी ये फंड प्रोवाइड करता है। So we have completed with all 8 points। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, सबसे पहला था शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है। नंबर 2, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर तैयार रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए। नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो मनी मार्केट के हेल्प से। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, व्हाट इज इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, एक रैशनल एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, और वहां पर एक इक्विलिब्रियम चेक होता है कि जिसको जैसा जरूरत है अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज करके हम उसको ये पैसा यूज करने के लिए दे सकते हैं। नंबर 5, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो कई बार गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। Government to fulfill its short-term financial requirement on the basis of the treasury bill। Number 6, implementation of the monetary policy। तो मनी मार्केट के हेल्प से हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। नंबर 7, इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ कैश, कैश का यूज जो है वो हम इकोनोमाइज करते हैं, उसकी जगह पे उसका अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मनी मार्केट का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली कॉमर्स का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, और वेरियस जो ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती है सबका ग्रोथ इसमें ही निहित है। ओके, तो समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।